Hello everyone, I am Dr. Mansi Gupta from Sudha Hospital, Kota, and today we will be talking about ectopic pregnancy. आजकल ectopic pregnancy का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. डेफिनेटली इसका डिटेक्शन रेट बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादा ectopic pregnancy डिटेक्ट हो जाती है. पेशेंट्स को इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरीज रहती है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. ectopic pregnancy क्या होती है सबसे पहले? तो यहाँ पर मेरे पास एक मॉडल है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जैसे कि ये मॉडल है जिसमें बच्चेदानी को शो किया गया है. ये बच्चेदानी का रास्ता है, बच्चेदानी का मुंह है, ये बीच की बच्चेदानी का स्पेस है जहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है और यहाँ से ट्यूब कनेक्टेड रहती है बच्चेदानी से दोनों तरफ और यहाँ पे अंडेदानी रहती है. तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी रहती है वो बच्चेदानी के अंदर रहती है. तो जब भी कोई प्रेगनेंसी इसके अलावा कहीं बाहर रहती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. जैसे कि ये बच्चेदानी के ट्यूब में हो सकती है, ये अंडेदानी में हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह पर हो सकती है, पेट में भी कहीं भी हो सकती है. और आजकल एक स्कार एक्टोपिक काफी कॉमन हो गया है जहाँ पे बच्चेदानी के नीचे की तरफ जहाँ ऑपरेशन होता है वहां पर भी कई बार प्रेगनेंसी लग जाती है, चिपक जाती है, तो उसको हम स्कार एक्टोपिक बोलते हैं. तो इन सब एक्टोपिक्स में सबसे कॉमन जो है वो है ट्यूबल एक्टोपिक. ट्यूबल एक्टोपिक मतलब चाहे या फेलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. ये आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है बिकॉज ये जल्दी डिटेक्ट हो जाता है सोनोग्राफी में. तो इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? सबसे पहले अगर आपके थोड़े से दिन चढ़ गए हैं और आपको सडनली बहुत ज़्यादा पेन होता है पेट में और आपको ब्लैकआउट्स होते हैं, आपको धुंधला दिखता है, चक्कर आता है या और साथ में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और आपको मे बी अगर कोई बोले कि आप पेल दिख रहे हो तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं. बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी में चांसेस रहते हैं कि ये रप्चर हो जाती है कई बार. तो डिपेंड करता है. अगर पेशेंट को सिर्फ पेन है एक जगह पे और पेशेंट के वाइटल्स बिल्कुल स्टेबल है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन सही आ रहा है, तो उसको हम अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें सोनोग्राफी में उस जगह पे हमें ये ट्यूबल जगह पे हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखती है बट ट्यूब फटी नहीं होती है. बट अगर ट्यूब फट जाएगी तो पेट में पानी ब्लड भर जाता है जिसके कारण पेशेंट के वाइटल्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पेशेंट को में खून की कमी आ जाती है. तो इससे इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इन्हीं सिम्टम्स के पास जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें ये डिटेक्ट हो जाती है. तो ये अलग अलग तरह की हो सकती है. ये अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, अनरप्चर्ड एक्टोपिक हो सकता है या रप्चर्ड एक्टोपिक हो सकता है. अगर अनरप्चर्ड है तो उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है और रप्चर्ड एक्टोपिक में इट इज ऑलवेज सर्जिकल. तो पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम इसको कैसे ट्रीट करें, क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है? तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस जगह पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और कितना सिवियरिटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. तो अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें जो कि सबसे कॉमन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसमें अगर अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है और इसमें हम एक बीटा एचसीजी लेवल्स कराते हैं, सीरम बीटा एचसीजी लेवल. अगर बीटा एचसीजी लेवल हमारे एक कट ऑफ रहता है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 तरह का मैनेजमेंट होता है. एक होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ बीटा एचसीजी लेवल्स को फॉलो करते हैं थोड़े थोड़े टाइम में देखने के लिए कि धीरे धीरे कम हो जाते हैं. बिकॉज उस केस में क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी धीरे धीरे खुद ही डिसॉल्व हो जाती है. दूसरा रहता है मेडिकल मैनेजमेंट. अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है और वहाँ पे एक सैक आ रहा है जो कि 4 सेंटीमीटर से कम है और उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, फीटल होल्ड नहीं आ रहा है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है ज़्यादा, पेशेंट का वाइटल्स बिल्कुल स्टेबल है, तो उस केस में हम लोग बीटा एचसीजी लेवल्स लो है, कट ऑफ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं. तो अगर ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो इस केस में हम पेशेंट को मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शंस होते हैं जो हम देते हैं, उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं. बट उसमें हमें काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. अगर कोई पेशेंट नहीं चाहता कि उनकी ट्यूब निकले और उनको आगे प्रेगनेंसी चाहिए तो उस केस में हम मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन देकर ट्यूब को सेव कर सकते हैं. इट इज़ अ कॉन्जर्वेटिव मैनेजमेंट. इसके अलावा तीसरा रहता है सर्जिकल मैनेजमेंट. अगर यहाँ से आपकी ट्यूब फट गई है या फिर उसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी आ रहा है, बीटा एचसीजी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहे हैं, अगर ट्यूब नहीं भी फटी है लेकिन अगर बीटा एचसीजी लेवल ज़्यादा आ रहे हैं तो उस केस में ट्यूब फट सकती है. तो उस केस में हमें ऑपरेट ही करना पड़ता है पेशेंट को और ऑपरेशन में इस ट्यूब को हमें निकालना पड़ता है, यहाँ से ट्यूब निकालनी पड़ती है.
तो वो ट्यूब रिमूव हो जाती है, उसको हम सैल्पेंजेक्टमी बोलते हैं। ये वाला ऑपरेशन आजकल आराम से दूरबीन द्वारा हो जाता है और ये हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, काफ़ी आराम से। इसमें पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। इसको लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर बोलते हैं, जो दूरबीन के द्वारा होता है। छोटे छोटे 2 छेद आते हैं और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 2-3 दिन में पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर पेशेंट का दूसरा एक क्वेश्चन जो रहता है कि मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद हमारी फर्दर कंसीव करने में क्या रहेगा। कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको पहले बच्चे नहीं होते और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। प्रेगनेंसी रेट डेफिनेटली डिक्रीजेस बिकॉज आपकी एक साइड की ट्यूब निकल रही है, बट इट इज़ नॉट दैट कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपकी दूसरी ट्यूब बिल्कुल सही है। तो आपको इस ट्यूब के थ्रू भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली इसमें रिस्क रहता है कि आपको अगर पहली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुका है तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तो उस केस में अगर आप नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो आपके थोड़े भी दिन ऊपर होते हैं तो आपको इमीडिएटली सोनोग्राफी करवा के देख लेना चाहिए कि इस बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, इस बार इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है या नहीं। फिर एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमें ही क्यों हुआ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एज सच एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मली उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें पेल्विक इन्फेक्शन रहता है, जिसको हम PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्योंकि इन्फेक्शन के कारण ट्यूब थोड़ी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे जो बच्चा है फंस जाता है और वहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कुछ पेशेंट जिनको PID है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जो कि जिनके ट्यूब थोड़े डैमेज रहते हैं और उनको बच्चा नहीं लग रहा है, उनके इसमें ज़्यादा रहता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जिन पेशेंट्स में कॉपर्टी वगैरह रहती है उनमें भी कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, या पहले जिनका कोई ट्यूब का ऑपरेशन हुआ है, कई बार ट्यूब का ऑपरेशन करवाने के बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। या फिर उन पेशेंट में जिनमें ट्यूबरकुलोसिस रह चुका है, टीबी छाती का टीबी भी हो सकता है, उन पेशेंट में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस रहता है और वापस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनकी ट्यूब कई बार जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के कारण डैमेज हो जाती है और वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात कर लिया है। प्रिवेंशन एज सच हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनल इन्फेक्शन है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करके उसको ट्रीट करा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम है, उनको क्रॉनिक पेन रहता है, तो हम सोनोग्राफी करा के एक डॉक्टर से एग्जामिन करवा के देख सकते हैं कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है, PID तो नहीं है। एंड डेफिनेटली प्रिवेंशन है इसकी हम हमेशा जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम अंडर किसी के सुपरविजन में करें। और जब भी आपके पीरियड्स थोड़े भी ओवरड्यू होते हैं, दिन थोड़े चढ़ते हैं, उसके बाद आप एक सोनोग्राफी कराने देखने के लिए कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है या नहीं। और इससे रिलेटेड पेशेंट को मिथ्स रहते हैं कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो नेक्स्ट टाइम वापस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा ही होगा, या फिर हमारी दोनों ट्यूब निकाल दी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, इसके बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगली बार होगा ही होगा। इसका कुछ परसेंटेज होता है कि आपको 5 से 10% की फिर से एक्टोपिक हो सकता है, बट इट इज़ नॉट 100%। एंड डेफिनेटली इट इज़ टोटली रिकवरेबल। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैम हमारी रिकवरी कितने दिन में होगी, कैसे होगी। इट इज जस्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन वर्कअप हो जाता है और धीरे धीरे रिकवर हो जाता है तो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट स्कार एक्टोपिक, इट्स लाइक आपके पहले सिजेरियन सेक्शन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर अगर उन टाँकों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट हैज़ वेरी मच हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रप्चर्ड and causing bleeding, and it also causes damage to the uterus. So if you have a scar ectopic, in that also we can go for a surgical management. In that we go laparoscopically and we remove the ectopic from that side and we resuture the uterus. So the management is same. दोनों में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन आराम से हो जाता है और ये फैसिलिटी हमारे पास सुधा हॉस्पिटल में अवेलेबल है. We are routinely doing such cases and the prognosis is very good if the patient is got on time. अदरवाइज इट इज़ वेरी फेटल. इसमें अगर रप्चर्ड एक्टोपिक है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो गया है तो पेशेंट की लाइफ को काफ़ी रिस्क रहता है और ऐसे केसेस में अर्जेंट सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड और बाद में ICU केयर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन अगर टाइमली ये सब चीज़ें मैनेज हो जाए तो पेशेंट रिकवर हो जाता है.